प्रिय मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध पर परमाणु हथियारों का प्रभाव। मित्रों, ये परमाणु हथियार वर्तमान मनुष्य के लिए, वर्तमान सेनाओं के लिए और वर्तमान युद्धों के लिए बिल्कुल ऐसे ही जो है हथियार के रूप में साबित हुआ। जैसे व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, कितना भी ट्रेंड हो, भले ही अच्छे अच्छे किस्म के परमाणु युद्ध के उपकरण हो, तोप, टैंक, मिसाइलें, चाहे जो भी हो, परमाणु हथियारों के प्रयोग के बाद सबके लिए अगर देखा जाए, इनका प्रयोग भी करते हैं तो उनको राख तो बनना ही बनना है, चाहे जिसका प्रयोग किया जाए। अर्थात कितनी भी बड़ी सेना हो, कितनी भी ताकतवर हो, जिन क्षेत्रों में परमाणु बम फेंक दिया गया वहां पर किसी भी सेना का कोई मतलब नहीं रह जाता, और ना ही वह जो है क्षेत्र किसी मनुष्य के रहने लायक बच जाता है, रह जाता है, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र रेडियो एक्टिव विकिरण और रेडियो धार्मिकता का शिकार हो जाता है। अर्थात वातावरण इतना खराब हो जाता है कि जीवित मनुष्यों के रहने लायक नहीं होता। वो कहीं ना कहीं बीमारी के शिकार हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, और वो भी थोड़े दिनों के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी की कंडीशन क्या है। वहां पर परमाणु बम गिरे लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज की कंडीशन भी वही है कि आज भी जो है उस क्षेत्र को विकिरण रहित या परमाणु विकिरण रहित नहीं बनाया जा सका। अर्थात वहां के वातावरण को शुद्ध नहीं किया जा सका, जबकि जापान एक अत्यंत ही विकसित राष्ट्र है और टेक्निकल राष्ट्र है, सब लोग जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग युद्ध पर परमाणु हथियारों का प्रभाव। इसमें पहला जो है वो है परमाणु बम की खोज ने यौद्धिक समरतंत्र को नष्ट कर दिया। भाई, परमाणु हथियारों का प्रयोग अगर है तो ना तो किसी प्रकार की उसमें युद्ध कला की जरूरत है, ना कि युद्ध के नियमों की। दाएं आक्रमण, बाएं आक्रमण, आगे आक्रमण, पीछे आक्रमण, भागते शत्रु पर आक्रमण, ना कोई गुरिल्ला युद्ध तंत्र। अर्थात परमाणु बम के सामने सब बिल्कुल बेकार हो चुका है। अगला है परमाणु हथियारों के आने से पारंपरिक हथियारों का दायित्व सीमित हो गया। जहां पर विनाश की बात आती है, एक राष्ट्र अगर दूसरे का विनाश ही करना चाहता है या एक राष्ट्र दूसरे को हर प्रकार से नष्ट कर देना चाहता है तो सीधे परमाणु हथियार उसके लिए सबसे इजी विकल्प है। और जहां पर एक इजी विकल्प है वहां पर छोटे हथियारों, परंपरागत हथियारों जैसे कहते हैं हम तोप, टैंक, मिसाइलें, राइफल्स, लड़ाकू विमान, जलयान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, इसलिए कि जिन क्षेत्रों में परमाणु बम का प्रयोग होगा वहां पर कोई भी व्यक्ति होगा, क्योंकि हथियारों का प्रयोग तो जीवित व्यक्तियों पर किया जाता है, ना कि ज्वालामुखी के क्षेत्र में। और परमाणु बम का गिरना ज्वालामुखी से भी ज्यादा भयंकर होता है। ज्वालामुखी का दायरा तो सीमित होता है, जबकि परमाणु हथियारों की मारक क्षमता, विनाशक क्षमता असीमित होती है। अगला है सेनाओं की कार्य कुशलता एवं प्रशिक्षण महत्वहीन हो गई। भाई सीधी सी बात है, सेनाएं को कितना भी ट्रेंड कर दिया जाए, कितना भी प्रशिक्षण दे दिया जाए, अच्छे अच्छे हथियार चलाने की कला, एक प्रकार से विश्व की नंबर 1 की सेना भी चाहे जिसकी हो, अगर परमाणु हथियारों के सामने पड़ेंगे तो सबको तो राख बनना ही पड़ेगा। अगला है सेनाओं का दायित्व तो मात्र आंतरिक सुरक्षा तक ही सीमित रह गया। अब जहां पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हर तरह से विनाश कर देना चाहता है तो वहां पर राष्ट्र के जो सेनाएं होंगी उनका मतलब ही क्या होगा। अर्थात जब तक युद्ध नहीं हुआ रहे, जब तक आर पार की लड़ाई किसी से ना हो, तब तक बस केवल वो अपने अंदर की बातें, अंदर के जो है जो दंगे फसाद ये सब हो रहे हैं उसी का कार्य वो संभालें। बाकी बाहर से अगर युद्ध होता है, उसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है या पूर्ण युद्ध में तब्दील होता है, तो उन सेनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, चाहे जो भी सेना हो, चाहे जितने भी अच्छे अच्छे उपकरण हो, परमाणु हथियारों के सामने सब महत्वहीन है। अगला है पारंपरिक युद्ध पूर्ण युद्ध में तब्दील। अगर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं तो सीधी सी बात है, अगर दो राष्ट्र युद्ध लड़ते हैं तो एक की विजय होनी है या दूसरे की पराजय होनी है। तो दूसरा राष्ट्र इतनी आसानी से पराजय मानने वाला नहीं है, क्योंकि अंतिम विकल्प के रूप में परमाणु हथियार उसके पास मौजूद है। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ का भी आदेश है कि अंतिम विकल्प के रूप में एक राष्ट्र परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। अर्थात पारंपरिक युद्ध परमाणु युद्ध में
तब्दील हो सकता है। जैसे कहा जाता है ना, मरता क्या न करता, तो मरने वाला व्यक्ति चाहता है ना, मरे हम तो मरेंगे ही, लेकिन तुमको भी जीवित नहीं रहने देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमाणु हथियारों से किसी राष्ट्र का विनाश तो किया जा सकता है, लेकिन उस पर अधिकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि जिन क्षेत्रों पर परमाणु बम का प्रयोग किया जाएगा, उस क्षेत्र का वातावरण मनुष्यों के रहने लायक नहीं रह जाएगा। और वहां पर जो है, एक व्यक्ति अधिकार करने भी जाएगा तो क्या अधिकार करेगा, क्योंकि सब कुछ जलकर तो राख हो चुका होगा, और राख होने के बाद वहां का वातावरण इतना गंदा हो चुका होगा कि व्यक्ति वहां पर जाते ही किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाएगा तुरंत। ठीक, अर्थात नष्ट तो हो सकता है, किसी राष्ट्र को नष्ट तो किया जा सकता है परमाणु हथियारों से, लेकिन ऐसा वातावरण वहां का गंदा उत्पन्न हो जाएगा कि वहां पर अधिकार करने का प्रयास भी करेंगे तो हम स्वयं भी सुरक्षित नहीं होंगे। चलिए अगला है, परमाणु बम से किसी राष्ट्र को जीता तो जा सकता है, परंतु वहां स्थायी शांति नहीं स्थापित की जा सकती, क्योंकि जिन क्षेत्रों में परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाएगा वहां पर शांति वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जलकर खाक हो चुके होंगे। जो भी थोड़े बहुत बचे होंगे वो भी घायल होंगे, किसी न किसी बीमारी के शिकार होंगे। जब वहां स्वयं ही शांति नहीं रहेगी तो शांति स्थापित कैसे करेंगे, और वो वातावरण में का शांति की कल्पना करना भी मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। युद्ध में परमाणु आयुधों के प्रयोग से किसी भी राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। मित्रों, राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति तो तब हो सकती है जब परमाणु आयुधों से डर कर युद्ध ना हो। ठीक है, अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग हो ही गया है तो राजनैतिक उद्देश्य क्या पूरा होगा, वो तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा उस राष्ट्र का। उद्देश्य तो आपका धरा का धरा ही रह जाएगा, या जिन उद्देश्यों के लिए आप जो है युद्ध कर रहे हैं या परमाणु हथियारों का प्रयोग किए हैं, हो सकता है वो उद्देश्य भी आपका उसी परमाणु हथियारों में झुलस कर नष्ट हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अगला है, वर्तमान समय में परमाणु आयुधों को एक युद्ध निवारण की स्ट्रैटेजी भयादोहन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यह सत्य है मित्रों कि जिनके पास, भयादोहन का अर्थ ही होगा भय में रखना, या डरा कर अपना कार्य कराना, या डर कर युद्ध ना करना, वही चीज है। स्ट्रैटेजिक भयादोहन जो सिद्धांत है वो इसी के ऊपर आधारित है कि डरा कर, जिनके पास पावर है वो डरा कर अपना कार्य दूसरों से करा लें, डर दिखाकर, या फिर डर कर युद्ध ना हो। ठीक है, डर कर हार मान लिया जाए, भाई मौत के सामने जाना है तो या तो मौत से हार मान लीजिए, चलिए हम मौत के सामने झुक रहे हैं तो मौत आपको छोड़ देगी। ठीक, तो युद्ध निवारण की स्ट्रैटेजी भयादोहन, जिसमें होता है पारस्परिक विनाश का भय, अर्थात अगर डर ना हो, अगर मौत का डर ना हो तो परमाणु युद्ध कब के चालू हो सकते हैं, या कभी भी शुरुआत हो सकते हैं अगर डर ना हो तब। हालांकि आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, भयादोहन, इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि वर्तमान समय के जो परमाणु हथियार हैं आज भयादोहन के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है। युद्ध रोकने की युद्ध कला, वैसे भी महाशक्तियों के बारे में जो भी देखा आप लोग देखे होंगे, शीत युद्ध काल में भी दोनों के बीच में जो कार्य कर रहा था वो था भयादोहन, नाभिकीय भयादोहन। इसलिए दोनों एक दूसरे के सामने कभी कभी परमाणु हथियार लेकर सामने आए तो, लेकिन दोनों के बीच में कभी परमाणु युद्ध नहीं हुआ। और यहाँ पर दोनों के बीच में जो भयादोहन कार्य कर रहा था वो था पारस्परिक विनाश का भय, जिसे ओपेनहाइम ने कहा था कि शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों की स्थिति बिल्कुल एक बोतल में बंद दो बिच्छुओं की भांति हो गई थी, जो एक दूसरे को काट नहीं सकते थे, अर्थात दोनों की मृत्यु निश्चित है। अर्थात पारस्परिक विनाश का भय इस समय युद्ध को रोकने में कारगर सिद्ध हो रहा है, जिसे हम लोग भयादोहन कहते हैं। अगला है, मिसाइलों के आविष्कार ने परमाणु युद्ध को और भी अधिक गतिशील बना दिया है। मित्रों, ये सत्य है कि प्रक्षेपास्त्रों ने युद्ध को गतिशील बनाया है। कहने का मतलब, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आक्रमण विश्व के किसी कोने में चाहे वो स्थान हो, मिसाइलों के द्वारा बहुत ही शीघ्रता से आक्रमण करना संभव
हुआ है। आज विश्व के किसी भी कोने को अगर हम चाहें कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कर दें, तो ये समझ लीजिए मित्रों कि विश्व के हर कोना इन मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों या परमाणु हथियारों, चाहे जो भी आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के हथियारों की पहुंच से दूर संपूर्ण विश्व नहीं है। और देखा जाए तो वर्तमान समय में भूमंडलीकरण के इस युग में संपूर्ण विश्व ही सिमट कर छोटा हो गया है। और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आज एक स्थान पर अगर आक्रमण करना हुआ तो वहां पर आक्रमण करने में एक राष्ट्र को, एक प्रक्षेपास्त्र को मात्र कुछ ही मिनट लगेंगे उसे बर्बाद करने में। ठीक है, तो मिसाइलों के आविष्कार ने परमाणु युद्ध को और भी अधिक गतिशील बना दिया। आज हम विश्व के किसी कोने में एक स्थान पर बैठकर मात्र कुछ ही समय में आक्रमण कर सकते हैं, और इन दोनों के प्रयोग से ये किसी भी राष्ट्र को कुछ ही मिनटों में नष्ट किया जा सकता है। दोनों के प्रयोग से मतलब प्रक्षेपास्त्र, जो कि एक प्रकार से हथियारों को ले जाने का वाहन होता है, और उसके ऊपर रखा गया परमाणु बम। ठीक है, जैसा हम उसके ऊपर बम लगाएंगे उसी प्रकार वहां पर विनाश लीला होगी। ठीक है, तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि मिसाइलों पर लगाए हुए परमाणु बम के द्वारा विश्व के किसी कोने को एक स्थान से बैठकर मात्र कुछ ही समय में हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला है परमाणु हथियारों के द्वारा बिना सेनाओं एवं बिना परमाणु हथियारों के प्रयोग किए ही युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, यह तभी संभव है जब हमारा प्रतिद्वंदी हमारे परमाणु हथियारों से भयभीत हो चुका हो और हमारी जो उद्देश्य हैं युद्ध के, हम जो चाहते हैं वो बिना लड़ाई किए ही हमारी बातें मान ले, अर्थात वो हमसे डर कर हमारी बातें मान लेता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि परमाणु हथियारों के द्वारा बिना लड़ाई और बिना परमाणु हथियारों के प्रयोग से ही उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे भाई एक राष्ट्र, अगर दो राष्ट्रों में अगर एक राष्ट्र के पास परमाणु बम है दूसरे के पास नहीं है, तो दोनों के बीच में युद्ध नहीं होगा, ये सत्य है। क्योंकि जिसके पास परमाणु बम नहीं है वो परमाणु बम वाले राष्ट्र से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताइए, लेकिन इतना समझ लीजिए मित्रों कि ये परमाणु हथियार जो भी हैं, अर्थात इसमें हम सिर्फ यही आपको बताना चाहते हैं कि परमाणु हथियार एक प्रकार से बिल्कुल आग जैसे फैलाने का या एक विनाशक हथियार है, जहां पर छोटे छोटे हथियारों का कोई महत्व तो नहीं है। हथियारों सहित, या यूं मान सकते हैं कि छोटे हथियार तो जीवित प्राणियों पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन परमाणु हथियार कोई प्राणी नहीं है, कोई जीव नहीं, वो स्वयं ही एक मौत का तांडव है, वो स्वयं ही मौत है, मौत की बारिश है, मौत की बरसात है। ठीक है, बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनके द्वारा जो है क्या क्या किया जा सकता है। हमने जितना बताया इससे ज़्यादा भी आप सोच सकते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।